हेलो, नमस्कार। आज हम इकॉनमी का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स करने जा रहे हैं। इससे पहले इकॉनमी एंड पॉलिटी की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपने वीडियो के लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को देनी ही पड़ती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन होता है वो डायरेक्टली पड़ता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर। यानी कि ये जो टैक्स का बर्डन होता है आगे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन होता है ये आगे शिफ्ट किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल कौन सी होती है? जीएसटी, कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है? जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके ऊपर स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं जो वो टैक्स लगा सकती हैं। वैट क्या होता है? वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जो शराब होती है शराब के ऊपर वैट एंड एक्साइज दोनों लगते हैं, याद रखना। उसके बाद वेल्थ टैक्स क्या होता है? वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जो अभी अबॉलिश्ड हो चुका है, यानी कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाता है वैसे वैसे उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। प्रोपोर्शन टैक्स क्या होता है? प्रोपोर्शन टैक्स एक फिक्स टैक्स होते हैं, यानी कि सभी को सेम परसेंटेज का टैक्स देना पड़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? रिग्रेसिव टैक्स में जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाएगा वैसे वैसे उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। उसके बाद टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या होता है? इसमें जैसे मानकर चलो भी इंडिया को जितना भी टैक्स रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड करना होता है किससे? इंडिया की टोटल जीडीपी से। जब हम डिवाइड करेंगे एक रेशो आएगी, उस रेशो को क्या कहते हैं? टैक्स टू जीडीपी रेशो कहते हैं। देखो, जितनी ये ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगी उतना ही इंडिया के लिए बेनिफिट है। कैसे? देखो, मानकर चलो इसका मतलब ये होता है भी इंडिया में कितने लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी उतने ही ज़्यादा इंडिया में लोग टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल गेन टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये होता है जब हम कोई ज़मीन वगैरह बेचते हैं या कोई शेयर्स वगैरह होते हैं ना, शेयर बॉन्ड वगैरह आपने सुना होगा, जब वो बेचते हैं ना उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर एक टैक्स लगता है, उस टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स हेवन्स क्या होते हैं? टैक्स हेवन्स ऐसे कंट्रीज़ को कहा जाता है जहाँ पर टैक्स रेट या तो बिल्कुल जीरो होते हैं या बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पता है क्या करते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन या कंपनीज वाले अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? उनको वहाँ पर कम टैक्स देना पड़ता है इसलिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल कौन सी है टैक्स हेवन की? बरमुंडा हो गया, पनामा हो गया, सिंगापुर हो गया। उसके बाद एक पनामा पेपर से ये क्या है? पनामा पेपर से एक ना इन्फॉर्मेशन है, जो वेल्थी इंडिविजुअल है ना जिन्होंने अपना पैसा ब्लैक मनी थी ना, उन्होंने उस ब्लैक मनी को ये जो टैक्स हेवन कंट्री थी उधर भेज दिया। ठीक है, वहाँ पर टैक्स इवेजन कर रहे हैं, यानी कि टैक्स को बचा रहे हैं, ब्लैक मनी रख रहे हैं। ठीक है, ये उन लोगों की क्या है? इन्फॉर्मेशन है। क्या? पनामा पेपर से। याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन है वेल्थी इंडिविजुअल की। आगे चलते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये भी सेम ही है। इसमें भी क्या करते हैं, जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जैसे फेसबुक, अमेजोन, एप्पल है ना, ये पता क्या करते हैं? ये अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी जो वो होती है ना ब्रांच वगैरह होती है, यानी कि इनकी जो मेन ब्रांच होती है उसको रजिस्टर कर लेते हैं। कहाँ रजिस्टर करेंगे? टैक्स हेवन कंट्रीज में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनको कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। उसके बाद कहेंगे टोबिन टैक्स या रोबिनहुड टैक्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोबिन टैक्स या रोबिनहुड टैक्स में क्या होता है? जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती है, मतलब डॉलर रुपी का एक्सचेंज हो रहा है या किसी और करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है ना, ये एक्सचेंज के ऊपर लगता है ये वाला टैक्स, याद रखना। देखो, टोबिन टैक्स में आपने ये याद रखना है, ये टोबिन टैक्स होता है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती है ना उसके ऊपर लगता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं पिगोवियन टैक्स क्या होता है? जो पिगोवियन टैक्स होता है ना, जैसे कोई मान के चलो फैक्ट्री लगी है, ठीक है, फैक्ट्री लगी है तो वो पोल्यूशन तो करेगी, उसे एक पोल्यूशन का टैक्स देना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं? कार्बन टैक्स कहते हैं। देखो, इसका मतलब ये है पिगोवियन टैक्स वो टैक्स होता है जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर लगता है, यानी कि उसके जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं ना उसके ऊपर लगता है पिगोवियन टैक्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लफायर कर्व पूछ लेंगे, ये क्या होता है? लफायर कर्व होती है ना, ये रिलेशनशिप बताती है कि इसके बीच में रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में, ये ऐसा बताती है भी कितना टैक्स रेट रखना चाहिए गवर्नमेंट को और कितना रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू का मतलब कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा टैक्स से। ठीक है, ये बताती है लफायर कर्व। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है जो इसमें पता क्या होता है? इसमें ना
भी किसी कंपनी को कम से कम उतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ये होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है, देखो इसमें ऐसा होता है, एक जो मालिक होता है, मालिक अपने पास कुछ कर्मचारी रखता है, ठीक है, जैसे सलमान खान ने अपना बॉडीगार्ड रखा है शेरा, ठीक है, जितने भी वो अपने कर्मचारी रखता है उनको कुछ ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कुछ बेनिफिट्स देता है, जैसे जिम की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, जा कोई क्लब की प्रोवाइड करा दी, जा कोई कार दे दी, जा कोई बढ़िया बढ़िया सा घर मकान दे दिया। ये जो जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ना, कौन कर्मचारी को जो प्रोवाइड करता है कौन करेगा, उसका ओनर यानी कि मालिक। तो मालिक को कुछ टैक्स देना पड़ता है इसके बदले में, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। मैंने क्या बताया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में क्या होता है, एक मालिक होता है और कर्मचारी होता है, कर्मचारी को जो जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कौन, मालिक, तो मालिक को कुछ टैक्स उठाना पड़ता है उस फैसिलिटीज़ के बदले में, उस टैक्स को क्या कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं। मगर आजकल ये टैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है, आजकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके बाद जीएसटी आ रहा है, जीएसटी क्या है, याद रखना, कह देंगे जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट से आया था, जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से आया है, याद रखना। उसके बाद जीएसटी को ऐसे किस नाम से भी जाना जाता है, वन नेशन वन टैक्स से, ठीक है। जीएसटी आने से क्या हुआ, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे खत्म कर दिए और उनकी जगह एक सिंगल टैक्स आ गया, कौन सा, जीएसटी, ठीक है, ये कंजम्पशन के ऊपर लगता है। उसके बाद जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट होता है ना, जो टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करता था, उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद देखो जीएसटी काउंसिल पूछ लेंगे आपको, ठीक है, इसका क्या पता होना चाहिए, देखो जीएसटी काउंसिल का पहले नंबर तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल 279A है। उसके बाद आपको कह देंगे जो जीएसटी काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, हाँ याद रखना है, जीएसटी काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद कहेंगे चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, इसका चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके मेंबर्स पता होना चाहिए, इसका एक मेंबर कौन होता है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, एक ये होता है। और बाकी इसमें और कौन कौन से बंदे होते हैं, जितने भी हमारी स्टेट्स है ना, हर स्टेट में कोई ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है स्टेट का, वो सारे इसके पार्ट होते हैं, किसके, जीएसटी काउंसिल के। उसके बाद इसका वाइस चेयरपर्सन कैसे बनता है जीएसटी काउंसिल का, इस काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन बनाना है, चेयरपर्सन तो हमें पता चल गया फाइनेंस मिनिस्टर है, वाइस चेयरपर्सन कौन कौन होगा, इसका वाइस चेयरपर्सन वो होगा जितने भी स्टेट से हम लेकर आए ना फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट वाले, उन्हीं में से एक को बनाया जाता है वाइस चेयरपर्सन, याद रखना। उसके बाद जितने भी ये बंदे हो गए, इनके अलावा एक एक्स्ट्रा बंदा और होता है, कौन सा होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसका चेयरपर्सन होता है जो वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखो वो आपको कह देंगे जो जीएसटी है ना, जीएसटी वगैरह को सबसे पहले किस कमेटी ने मीन्स रिकमेंड किया, जा किस कमेटी में इसका चर्चा हुई थी, कौन थी वो, केलकर टास्क फोर्स थी, याद रखना कौन सी, केलकर टास्क फोर्स। उसके बाद देखो जो आपको कह देंगे जीएसटी काउंसिल है, इसके लिए कोरम कितना चाहिए, कोरम का मतलब होता है किसी भी मीटिंग को चलाना है तो कम से कम कितने बंदे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको कहेंगे जीएसटी के लिए, जीएसटी काउंसिल के लिए कोरम कितना है, 1/2, मतलब जितने भी जीएसटी काउंसिल के बंदे अगर उनमें से हाफ प्रेजेंट है तो फिर इस ये वाली कमेटी अपना काम करेगी, ठीक है, ये होता है कोरम। कितना कोरम होता है इसका, 1/2, ठीक है। उसके बाद कहेंगे मेजोरिटी, इसमें मेजोरिटी कितनी चाहिए, मान के चलो कोई जीएसटी काउंसिल ने फैसला ले लिया, उसे पास करना है, ठीक है, उसके लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए, 3/4 चाहिए, याद रखना कितनी चाहिए, 3/4 चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अभी कह देंगे भी जो वोट्स होती है उसकी वोट्स का आपको कहेंगे भी किसको कितनी पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी वोट्स मिली हुई है जीएसटी काउंसिल में, 1/3 मिली है, याद रखना 1/3 मिली है। और बाकी जितनी भी स्टेट्स और गवर्नमेंट होगी उनको कितनी पावर है वोट्स में, 2/3 है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह देंगे टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, टैक्स इंसिडेंस वो होता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। उसका टैक्स बेस क्या होता है, टैक्स बेस का क्या होता है, ये वैल्यू होती है किसकी, गुड्स एंड सर्विस एंड इनकम की, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। उसके बाद टैक्स शेल्टर क्या होता है, टैक्स शेल्टर एक टेक्निक होती है क्या, जो मतलब मान के चलो भी किसी ने अपना टैक्स का पैसा बचाना है, ठीक है, जो वो टेक्निक यूज करेगा उसे कहते हैं टैक्स शेल्टर। क्या लिखा है, एनी टेक्निक विच अलाउस वन टू लीगली, मतलब लीगली जो रिड्यूस करने में मदद करती है टैक्स को, ठीक है, जो टेक्निक, उसे क्या कहते हैं, टैक्स शेल्टर कहते हैं। आगे उसके बाद टैक्स प्लानिंग अच्छी होती है मगर टैक्स अवॉइडेंस इलीगल होता है, ठीक है, याद रखना। हिडन टैक्स क्या होता है, हिडन टैक्स वो होते हैं जो टैक्स दिखते नहीं है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और हिडन टैक्स है। आपको कह देंगे स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ड्यूटी आपने याद रखना है, वेट के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर या नंबर के ऊपर लगती है, बस यही लाइन याद रखनी है। कहेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, आपने याद रखना है वेट के ऊपर लगी या क्वांटिटी या नंबर के ऊपर लगी, क्या स्पेसिफिक ड्यूटी।
उसके बाद आपको कह देंगे एड वलोरम क्या होता है। जो एड वलोरम होता है ये वैल्यू के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल का जैसे प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो ये जैसे प्राइस बढ़ेगा उसके उसी के साथ उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ जाएगा। ये किसके ऊपर लगता है, वैल्यू के ऊपर लगता है एड वलोरम, याद रखना। और स्पेसिफिक ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, वेट, क्वांटिटी और नंबर के ऊपर। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी पूछ लेंगे क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी, याद रखना। कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में कुछ आ रहा है या इंडिया से कुछ बाहर जा रहा है तब कौन सी लगती है, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद टैक्स बेउंसी क्या होती है। टैक्स बेउंसी में ऐसा होता है, मान कर चलो भी टैक्स जो है ना, टैक्स का रेट बढ़ा दिया, टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो उसमें टैक्स रेवेन्यू में कितना टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया या कम हो गया, उसको कहते हैं टैक्स बेउंसी। मतलब देखो, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द टैक्स रेट। मतलब टैक्स रेट में बदलाव आने से टैक्स रेवेन्यू में कितना बदलाव आया है, उसे क्या कहते हैं, टैक्स बेउंसी कहते हैं। इसके साथ हमारी वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।